वेलकम बैक चिल्ड्रन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ, जिसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ऑलरेडी इस चैप्टर को आधा रीड कर चुके हैं। सो नाउ विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द टॉपिक मेमोयर्स एंड ऑटोबायोग्राफीज। तो येस्टरडे व्हाइल वी स्टडिंग हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनसे हमको प्राचीन काल के बारे में यानी कि मिडिवल भारत के बारे में पता लगता था। तो उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो रीड किया था वो था कोर्ट क्रॉनिकल्स। आज हम शुरू करेंगे मेमोयर्स और ऑटोबायोग्राफीज के बारे में पढ़कर। मेमोयर्स एंड लाइफ हिस्ट्रीज रिटन बाय द रूलर्स देमसेल्व्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड। मेमोयर्स कहा जाता है जीवन चरित्र के बारे में। जो लोग जो राजा थे वो अपने जीवन चरित्र के बारे में भी लिखते थे। लाइफ हिस्ट्रीज, ऑटोबायोग्राफी जिसको हम जीवनी बोलते हैं, इनके अपने बारे में लिखना। तो ऐसे जो रिटर्न हमारे पास अवशेष बाकी हैं उनसे हम उस समय के लोगों के बारे में, राजाओं के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। बाबर्स मेमोयर, द बाबरनामा थ्रोज लाइट ऑन द नेचुरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द किंग। अब उस समय बाबर जो राजा थे उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसको नाम दिया था उन्होंने बाबरनामा। और बाबरनामा के अंदर भारत की जो लैंडस्केप है यानी कि भारत का जो सुंदरता है उसको प्रकट किया गया है राजा की नज़रों से। जहांगीर्स ऑटोबायोग्राफी जहांगीरनामा गिव्स अस अ गुड आइडिया अबाउट जहांगीर्स रीन। जहांगीरनामा जो है वो जहांगीर ने लिखा था, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। और इससे हमें जहांगीर के रीन यानी कि उनके रूल के दौरान किस प्रकार के हालात थे, कैसी सिचुएशन थी, सर्कमस्टांसेस थे, वो पता लगता है। गुलबदन बेगम जो थी उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, दैट गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द अफेयर्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। तो हुमायूं नामा जो कि हुमायूं के गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सिस्टर थी, उन्होंने ये हुमायूं नामा लिखा था। और वो जो हुमायूं नामा है उससे हमें उस समय के जो हुमायूं के समय का जो काल था उसके बारे में पता लगता है। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, अब उस समय बहुत सारे ट्रैवलर्स जो थे उनके अकाउंट के बारे में भी हमको पता लगता है। मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, यानी कि उस समय बहुत सारे ट्रैवलर्स जो थे वो भी भारत में आते रहते थे और यहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते थे अपने साथ यादगिरी के तौर पे। और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन वो देख कर जाते थे वो फिर वो अपनी अकाउंट्स के अंदर अपने जो लेखन कार्य में वो यूज़ करते थे। तो बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स भारत में आए थे। दीज ट्रैवलर्स समटाइम्स ऑल्सो विजिटेड द कोर्ट्स ऑफ द किंग्स, और कभी कभी ये जो ट्रैवलर्स होते थे राजाओं के कोर्ट में भी जाते थे। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस इन इंडिया, और वो लोग जो थे वो भारत में जब आते थे राजाओं से मिलते थे तो वो अपने एक्सपीरियंस को भी अपनी किताबों के माध्यम से हमारे लिए वो लिख कर छोड़ गए हैं। हिस्टोरियंस रिलाई ऑन द राइटिंग्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स फॉर अ फेयर एंड अनबायस्ड अकाउंट ऑफ अ किंग्स रीन। अब उस समय के जो ट्रैवलर्स थे, अब देखिए उस समय हमने कल ये भी देखा था कि राजाओं के बारे में उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती थी, लेखक कवि उनके बारे में लिखते थे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि लेखक या कवि जो उस दरबार में काम करते हैं, उनके पास जो दरबारी हैं वो उस राजा की बुराई नहीं कर सकते हैं, वो उस राजा के बारे में अच्छा ही लिखेंगे। लेकिन जो ट्रैवलर्स थे वो वहाँ से जाने के बाद अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते थे बिना किसी डर के। तो इसलिए एक अनबायस्ड तरीके से यानी कि एक फेयर तरीके से अगर हम किसी भी राजा के रीन को, उसके काल को, राज्य को समझना चाहते हैं तो उसमें ये फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे इनकी जो लेखन जो क्रियाएं हमारे पास हैं, लेखन जो कार्य हमारे पास पड़े हैं वो बहुत अच्छे से हमारी मदद करते हैं। These accounts give information about the political, economic and social life of the people. Historians often compare them with the accounts written by court historians. अब ये जो अकाउंट्स जो हमें मिलते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा लिखे गए, उसमें हमें वहाँ के लोगों की, वहाँ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में पता लगता है। और हिस्टोरियंस जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, वो लोग जो हैं वो लोग इन अकाउंट्स को कंपेयर करते हैं उनके साथ जो कि कोर्ट हिस्टोरियंस ने लिखे हैं, यानी कि जो राजा के दरबार के अंदर जो लोग हैं, जो कि उनके अंदर समझिए कि वहाँ नौकरी कर रहे हैं जो लोग, वो लिख रहे हैं। लेकिन उनकी लिखावट जो है वो तो बहुत कुछ अच्छा लिखेंगे, लेकिन जो ट्रैवलर्स हैं वो एकदम अनबायस्ड चीज़ लिखेंगे। तो हिस्टोरियंस उन दोनों को कंपेयर कर देखते हैं कि दोनों में कितनी समानता या असमानता पाई जाती है। According to Marco Polo, India was the richest and most splendid province in the world, one that together with Ceylon produced most of the pearls and gems that are to be found in the world. अब मार्को पोलो जो कि एक ट्रैवलर थे, उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे रिचेस्ट
और सबसे खूबसूरत प्रोविंस था उस समय, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र था, ऐसी एक भूमि थी जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच थी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुनिया के सबसे कीमती पर्ल्स, हीरे, मोती, जवाहरात, जेम्स, कीमती पत्थर पाए जाते थे वर्ल्ड में। ये सीलोन में पाए जाते थे, जिसको हम आज श्रीलंका के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में उसको श्रीलंका सीलोन कहा जाता था, आज हम श्रीलंका कहते हैं। तो श्रीलंका और भारत के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है। अल बेरूनी हु विजिटेड इंडिया विद मोहम्मद बिन गजनी, जो अल बरौनी थे, जो कि मोहम्मद, ये नाम यहाँ पर क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मोहम्मद अल गजनी के साथ जो भारत में जब वो विजिट किया था उन्होंने 11वीं सेंचुरी में, ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट इंडियन पीपल इन हिज बुक। तो अल बरौनी ने अपनी किताब के अंदर भारतीय लोगों के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। यहाँ पर एक किताब का नाम दिया गया है, तहक़्क़ुक़ ए हिंद, सम वेल नोन फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वर इब्न बतूता ऑफ मोरक्को। ये इसके ऊपर आपने देखा होगा कि इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आए थे, ये भी भारत में आए और इन्होंने मिडिवल पीरियड के बारे में अपनी किताबों में लिखा है। इसके अलावा निकोलो समथिंग नाम दिया गया, ये इटली के थे। फिर अब्दुल रज़ाक जो कि पर्शिया के थे, और ये भी कुछ नाम लिखा गया है, क्लियर नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सो निकिटिन ऑफ रशिया, ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि भारत में विज़िट किया उन्होंने, और यहाँ पर विज़िट करने के बाद उन्होंने अपनी किताबों के अंदर भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी है, जिसको आज हम पढ़कर प्राचीन काल के बारे में बहुत ही अच्छे से जान पाए हैं। The European travelers who came to India from the 16th century CE onwards have left a mine of information for us. यूरोपियन ट्रैवलर्स की बात की जाए तो वो जो 16वीं सदी में भारत आए, 16वीं सदी में उसके बाद उन्होंने आना शुरू किया भारत में, उन्होंने बहुत सारा, यानी कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है उसको माइन कहा गया है, यानी कि खान, ऐसी खान जिसमें भारत के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये सब हमें यूरोपियन ट्रैवलर्स से मिली है। द वर्क्स ऑफ जिसुइट मिशनरीज and travelers like Barbosa, Ralphich, Thomas Roy, then Tavernier, Bernier, and Manuki have described the conditions of the people, the state of trade and commerce, and magnificence of the courts. तो ये जो कुछ और लोगों के बारे में हमने यहाँ नाम जो देख रहे हैं, ये वो लोग थे जो कि यूरोपियन ट्रैवलर्स थे, और इन्होंने भारत में आने के बाद भारत की कंडीशन के बारे में, यहाँ के लोगों की किस प्रकार की परिस्थिति थी, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, और कोर्ट्स जो थे हमारे राजाओं के वो कितने मैग्निफिसेंट थे, कितने वो भव्य थे, उसके बारे में भी अपनी किताबों में लिखा है उन लोगों ने। तो इस प्रकार से ट्रैवलर्स ने हमको जानकारी दी। इसके साथ साथ रीजनल लिटरेचर भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स रहा है। पोएम्स, स्टोरीज एंड ड्रामास ऑल्सो हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द एज। जयदेवास, गीता गोविंद, चंद-बरदईज़, पृथ्वीराज रासो, and the works of Kannada poets Pampa Basavanna are some of the gems of this period. The period saw a profusion of literature in regional language such as Tamil, Telugu, Punjabi, Odia, Assamese, Maithili, which we will read about in the later chapters. अब उस समय के जो रीजनल लिटरेचर की बात की जाए तो उसमें कविताएं हो गई, स्टोरीज हो गई, ड्रामाज हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बताती हैं, जिसमें बहुत सारी किताबों के नाम दिए गए। गीता गोविंद जो कि जयदेव ने लिखी थी, चंद-बरदई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, और बहुत सारे कन्नड़ पोइट है जैसे पंपा और बसावन्ना। इन लोगों ने यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें उस काल के बारे में दी है। यानी कि ये वो पीरियड था, मिडिवल पीरियड जो था, जब हमने लिटरेचर जो था वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिखा जाने लगा, जैसे कि तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ओडिया वगैरह आप देख रहे हैं। अब रिलीजियस लिटरेचर के बारे में डिटेल में चलते हैं। During this period, Bhakti and Sufi movements became popular. The Bhakti and the Sufi saints wrote a lot of poetry which reflects the times they lived in. Even the Ramayana and the Mahabharata were translated into regional languages during this period. अब मध्यकाल मिडिवल पीरियड के अंदर भक्ति और सूफी मूवमेंट्स जो थे वो बहुत पॉपुलर हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। तो मध्यकाल के अंदर भक्ति और सूफी मूवमेंट जो थे वो बहुत पॉपुलर थे, और उस समय जो पोइट्री वगैरह लिखी गई थी उस समय के सूफी संतों के द्वारा, वो पोइट्री के अंदर हमें उन लोगों के, उस समय के लोगों के जीवन के बारे में काफ़ी एक अच्छी झलक मिलती है। इवन उस समय रामायण और महाभारत को भी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया था। अब हम बात करेंगे कैलीग्राफी की।
Many of the handwritten manuscripts in the medieval period were stylishly written and beautifully decorated. This kind of decorated writing is called calligraphy. Though the tradition of calligraphy existed in India, ancient India, the Persian influence gave rise to the distinctive style. अब कैलीग्राफी यानी कि जो हैंडराइटिंग रिटन वर्क होता है, जिसको थोड़ा ब्यूटीफुली एक सुंदर तरीके से डेकोरेट वगैरह किया जाता है, उस तरीके से जो लेखन कार्य होता है उसको डेकोरेटिव राइटिंग जो होती है उसको हम कैलीग्राफी कहते हैं। तो कैलीग्राफी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा उस समय प्रचलित हुई, और उस समय कैलीग्राफी जो थी वो भारत में उससे भी पहले समय से थी, प्राचीन भारत से थी, लेकिन उसके ऊपर पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला। मतलब पर्शियन जो लोग थे जब वो भारत आए तो उनका भी प्रभाव इसके ऊपर काफ़ी देखने को मिला। कैलीग्राफी वॉज यूज एक्सटेंसिवली टू डेकोरेट मॉन्यूमेंट्स। कैलीग्राफी का यूज़ कब किया जाता था? ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए, यानी कि जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स थे हिस्टोरिकल वगैरह, पिलर्स, टॉम्ब्स वगैरह, इनको डेकोरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। द कैलीग्राफर्स यूज फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस। कैलीग्राफर्स जो थे वो फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस का यूज़ करते थे इसको डेकोरेट करने के लिए। आगे है हमारा आर्किवल रिकॉर्ड्स। 2 मिनट चालू। There are government documents or archival records related to certain dynasties of medieval India. These documents include royal orders, treaties between kingdoms, court records, and revenue records. They give us important information about the administrative policies of those days and help to reconstruct history. अब आर्किवल जो रिकॉर्ड्स हैं वो होते हैं जो कि हमारे पास आज भी मौजूद हैं, जिनको हम जैसे कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, और जिसमें अलग अलग राजा, अलग अलग डायनेस्टीज़ जो थी, अलग अलग जो वंश के राजा थे, उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर्स, यानी कि आपको पता है पुराने समय में लिख कर भेजे जाते थे जो आदेश थे वो, फिर राजाओं के बीच में ट्रीटीज़ जो समझौते होते थे उनको रिटर्न रखा जाता था। कोर्ट के रिकॉर्ड्स यानी कि रिटर्न फॉर्म में रखे जाते थे जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स, या फिर रेवेन्यू के बारे में जो रिटर्न रिकॉर्ड रखे जाते थे कि कितना टैक्स कलेक्ट किया गया है, कहाँ से, वो सब चीज़ें जो हैं वो भी हमें उस समय की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानने में मदद करते हैं। यानी कि लोग किस प्रकार से, जैसे आज हम जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, तो उस समय किस प्रकार का जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जाते थे वो हमें पता लगता है आर्किवल रिकॉर्ड से। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं। We know that archaeology deals with the material remains of the past civilization. Coins, pottery, jewelry, toys, statues, ruins of old buildings, etc. that have been excavated by archaeologists throw light on life in the past. Archaeological sources include monuments, coins, inscriptions, and objects of art such as painting and sculptures also. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो कि हमें ज़मीन की खुदाई के दौरान हमें मिलते हैं पृथ्वी के नीचे से। तो वो चीज़ें जो है वो हमें सिविलाइजेशन जो सभ्यता हमारी खो चुकी है, जो पहले थे लोग, उनके बारे में जानने में मदद करती हैं। इसमें कॉइन्स हो सकते हैं, पोट्री, ज्वेलरी, टॉयज, स्टैचूज़, और पुरानी बिल्डिंगें भी हो सकती हैं, जैसे कि मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया भारत गुजरात के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमें उस समय के लोगों के रहन सहन के बारे में बताती हैं। जैसे कि मोहनजोदारो के टाउन की जो प्लानिंग थी, हमने पढ़ा है कि मोहनजोदारो जो इतना बढ़िया से एक वेल डेवलप्ड प्लान्ड सिटी था, तो वो हमें कब पता लगा? जब हमने खुदाई की ज़मीन की तो अंदर से हमें वो सब चीज़ें मिली, तो हमने देखा कि मोहनजोदारो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। इवन लोगों के घर बड़े बड़े थे, सड़कें बड़ी थी, और घर के अंदर पानी की सुविधा होती थी, डबल स्टोरीड बिल्डिंग्स होती थी। तो यानी कि ये सब चीज़ें हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बताती हैं। इसके साथ साथ हमें जो पेंटिंग और स्कल्पचर्स हैं उनसे भी उस समय के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। इंस्क्रिप्शंस इन वेरियस लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स टेल अस अबाउट द डिफरेंट डायनेस्टीज एंड देयर हिस्ट्री। इंस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया जाता है, और वो हमें अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग वंश कुल के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में बताती है। दे रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स, रॉयल प्रोक्लेमेशंस एंड गिफ्ट्स मेड बाय द किंग्स टू टेम्पल्स, विलेजर्स एंड स्कॉलर्स। उस समय की जो इंस्क्रिप्शंस हैं इससे हमें पता लगता है अचीवमेंट्स ऑफ रूलर्स, कि रूलर जो थे उसने कितने अचीवमेंट्स पाए, यानी कि उसने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की, अपने मतलब क्या क्या उसने अचीवमेंट्स पाए हैं, वो सब चीज़ें पता लगती हैं। फिर रॉयल प्रोक्लेमेशन, यानी कि जो
अगर हम बात करें कि राजाशाही के द्वारा जो दिए जाते हैं आदेश वगैरह, उसको रिटर्न फॉर्म में किया जाता है, वो सब चीज़ें पता लगी। फिर गिफ्ट्स वगैरह जो कि दिए जाते थे राजाओं के द्वारा टेम्पल्स के अंदर, या फिर गाँव को जैसे ग्रांट हमारे आज मिलती है हम लोगों को, विलेजेस के अंदर ग्रांट दी जाती है रोड बनाने के लिए एक्सेट्रा। फिर स्कॉलर्स जो थे उन लोगों को भी सम्मानित किया जाता था इन पैसे देकर या कोई भी अलग पद देकर, तो एक सर्टिफिकेट के तौर पे जैसे होता है हमारे, तो उस तरीके से सम्मान जो दिया जाता था। ये सब चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शंस के द्वारा उस समय के राजाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल ऑफ द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है उसकी वॉल्स, उसकी दीवारों के ऊपर ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। Inscriptions also throw light on the social and economic conditions of the people। लोगों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर भी ये हमें काफ़ी बताती है, उसके बारे में भी। फॉर द मिडिवल पीरियड वी हैव प्लेंटी ऑफ मटीरियल रेंजिंग फ्रॉम चोला इंस्क्रिप्शंस टू द इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ ताजमहल। तो इंस्क्रिप्शंस की बात करें मिडिवल पीरियड के लिए, हमारे पास बहुत सारी रेंज है इंस्क्रिप्शंस की। जैसे कि चोला पीरियड जो था वहाँ से लेके हमें ताजमहल, रेड फोर्ट और राजपूत पैलेसेस के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन की गई है वो सब, यानी कि बहुत ज़्यादा मटीरियल ये हमारे पास अवेलेबल है। मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, द ब्यूटीफुल पैलेसेस, forts, temples and mosques, tombs and other buildings of the medieval period tell us about the architectural styles used by the people who built these structures। तो ये जो हमारे महल हो गए, किले हो गए, मंदिर हो गए, मस्जिदें होगी, मकबरे हो गए, ये सब चीज़ें हमको बताती हैं उस समय के आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में, यानी कि अलग अलग स्टाइल से ये बनाई गई हैं, और जिन लोगों ने इसको बनाया है उनके बारे में भी काफ़ी पता लगता है। Some of the famous monuments of the medieval period are Purana Kila, Red Fort, Jama Masjid in Delhi, the Taj Mahal in Agra, the Brideshwar Temple in Tanjore, the Hawa Mahal in Jaipur, and the forts of Jaisalmer and Gwalior are also very famous. Apart from being an integral part of our cultural heritage, these buildings help us about the level of technological development and engineering skills of the times। अब ये जो बिल्डिंग्स, ये जो महल, ये जो किलों के नाम हमने लिए, ये हमारे देश के हेरिटेज के अंदर शामिल है, यानी कि हमारे देश को कितना ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो दुनिया से अलग करती हैं। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि उस समय के लोग जो थे किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, इंजीनियरिंग किस प्रकार की थी, उन लोगों का स्किल कैसा था, वो भी हमें इनसे पता लगता है। The inscriptions on the walls of these monuments also give us an accurate idea about the life of people। और इन monuments की दीवारों पे जो inscriptions लिखी गई हैं उससे हमें उस समय के लोगों के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लगता है। आगे है numismatics। The study of coins is called numismatics। और कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। द राइटिंग्स ऑन द कॉइन्स गिव अस द नेम्स ऑफ द किंग्स और क्वींस हु इशूड देम। अब कॉइन्स के ऊपर जो राजाओं के या रानियों के नाम लिखे हैं उससे हमें पता लगता है कि कौन से राजा या रानी ने उस कॉइन को इशू किया था। द कॉइन्स ऑल्सो मेंशन द डेट्स ऑफ द रीन ऑफ द रूलर्स एंड द डायनेस्टीज। इससे उनकी कुल वंश यानी कि उनका रूल कौन से साल के अंदर था उसके बारे में भी हमें पता लगता है, वो कौन से वंश से थे वो भी पता लगता है। विच मैनी कंपेयर्ड विद लिटरली सोर्सेज। और उन कॉइन्स के ऊपर उनकी डायनेस्टीज़ के बारे में डेट्स वगैरह देखकर, उन राजाओं के नाम को देखकर हम लोग लिटरली सोर्सेज जो रिटर्न वर्क्स है हमारे पास उससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कॉइन्स गिव अस एन इंसाइट इनटू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स ऑफ द पीरियड। उस समय की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बारे में भी हमें इस चीज़ से पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द reign of Muhammad bin Tughlaq tells about the state of economy during his reign. Sometimes the coins of a particular kingdom are found in several places, indicating that those places were a part of that kingdom or they had trade relation with it। अब मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि कॉइन से कैसे हमें पता लगता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे जो कॉइन थे वो कैसे बनाए गए थे, उसके ऊपर राजा का नाम होगा, उसके ऊपर उनका जो डायनेस्टी थी वो होगा, समय भी लिखा गया होता है, कई बार ईयर भी कौन से साल में ही हुआ। तो ये सब चीज़ें हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताती हैं। और इवन ये भी हमें इससे पता लगता है कि अगर यही कॉइन किसी दूसरे दूर दराज किसी जगह पर पाए गए सेम कॉइन, तो इससे पता लगता है कि शायद वो जगह भी मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर ही होगी, यानी कि वहाँ पे भी इनका ही राज होगा, ये भी पता लगता है। या फिर हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उस जगह से ट्रेड रिलेशंस थे इस जगह के। अब जैसे भारत में कोई चीज़, कोई सिक्का है, कोई चीज़ है, वो अगर यहाँ से अमेरिका में पाया जाए तो हम इससे अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि शायद अमेरिका भी भारत के अंडर था। और अगर ऐसा नहीं समझ सकते हैं तो ये तो समझ ही सकते हैं कि शायद अमेरिका में भी भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस पुराने समय से थे। इसीलिए
वहाँ पर ये सिक्के पाए गए। अगला है हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स दैट बिलोंग टू द मिडिवल period. The sculptures are mostly figures of kings, queens and gods, goddesses and were made of bronze, stone or wood. The most famous sculpture were the Chola bronzes, for example the dancing Shiva. अब जो स्कल्पचर्स होते हैं वो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जो हैं वो हमें ज़्यादातर मिडिवल पीरियड को ही बिलोंग करते हैं और उसके बारे में हमें बहुत जानकारी देते हैं। स्कल्पचर्स के अंदर ज़्यादातर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो किसकी बनाई जाती थी, राजा रानी देवी देवताओं की बनाई जाती थी, जो कि स्टोन से भी बनती थी, ब्रॉन्ज मेटल से भी बनती थी और वुड लकड़ी से भी बनाई जाती थी। ज़्यादातर ऐसी जो स्कल्पचर्स हैं वो चोला डायनेस्टी की ज़्यादा फेमस है, चोला ब्रॉन्ज से बनी हुई। और इसमें जो आप स्टैचू देख रहे हैं यहाँ पर, स्टैचू ऑफ डांसिंग शिवा, दिस बिलोंग्स टू चोला डायनेस्टी ओनली। द पेंटिंग्स हैड वेरियस थीम्स सच एज कोर्ट सीन्स, पैलेस सीन्स, मिथोलॉजिकल टेल्स एंड हंटिंग सीन्स। अब ये जो स्कल्पचर्स होते थे, पेंटिंग्स होती थी, पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी उस समय, उनके ऊपर हमें कोर्ट के सीन दिखाई देते थे, कोर्ट में कैसा माहौल है भी। फिर पैलेस के अंदर का सीन हो गया, मिथोलॉजिकल टेल्स जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनके अंदर से लिए गए कुछ सीन्स को डिस्क्राइब किया जाता था पेंटिंग के द्वारा, या फिर शिकार करते हुए सीन बनाए जाते थे। मैनी स्टाइल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय मिनिएचर पेंटिंग यानी कि जो एकदम सूक्ष्म छोटी छोटी जो पेंटिंग की जाती है वो भी इसी दौरान शुरू हुआ था। द स्कल्पचर एंड पेंटिंग टेल अस अ लॉट अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीरियड। उस समय के लोगों के जीवन और कल्चर के बारे में हमें स्कल्पचर्स और पेंटिंग से काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक, ओरल ट्रेडिशंस। ओरल ट्रेडिशंस सच एज mythology and legends are a valuable source of information for the historians. We have often heard stories about the past from our parents or grandparents. These oral sources are, however, not considered as authentic and reliable as written sources because these stories tend to change while being told and retold by different people. The stories of Prithviraj Chauhan and his wife Samyogita or the stories of Kabir and Mirabai reflect the thinking of this period. अब ओरल ट्रेडिशन की बात की जाए तो ओरल ट्रेडिशन को कहते हैं कि जो ओरली एक जनरेशन से दूसरे को पास किया गया है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने पीछे देखी वो इन्फॉर्मेशन तो सारी रिटन फॉर्म में हमारे पास पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसी भी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि स्टोरीज़ के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरी को पहुंचाई जाती है। हम जानते हैं इसमें कि काफ़ी सारी कहानियाँ हमारी प्रचलित रहती हैं जो कि पुराने समय से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनके साथ समस्या ये है कि ये स्टोरीज़ जब एक आदमी जब दूसरे को सुनाता है यानी कि उसको फॉरवर्ड करता है तो उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है, यानी कि ये सेम टू सेम डिट्टो। रीडिंग में क्या होता है कि जैसी वो किताब है हर एक व्यक्ति उसको वैसा ही पढ़ेगा, लेकिन स्पीकिंग यानी कि ओरल जब कहानी सुनाई जाती है तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये भी हमें काफ़ी कुछ हमारे प्राचीन समय के बारे में, पुराने समय के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान और उनकी वाइफ की बात की जाए, उनके बारे में हमें ऐसी कहानियों से पता लगता है जब हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं। इसके साथ मीराबाई के बारे में, कबीर के बारे में, सब चीज़ें हमको पता लगती हैं। A good historian thoroughly and carefully uses the different sources of history and then analyzes and interprets them judicially before writing history. अब एक जिम्मेदार और एक अच्छा हिस्टोरियन वो कहलाएगा जो कि इन सब सोर्सेज को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे तरीके से केयरफुली स्टडी करके, एनालाइज करके फिर उनको इंटरप्रेट करे, यानी कि फिर उसको समझाए एक प्रॉपर वे में हिस्ट्री में, तो उसको हम एक अच्छा हिस्टोरियन कहेंगे। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी, ये सब इन्फॉर्मेशन हमको बताती है हमारे मिडिवल पीरियड के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक यू।